हेलो स्टूडेंट्स, मोमेंटम फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम लोग एक बार न्यूटन के फर्स्ट लॉ को याद कर लेते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरा चैनल जो है मोमेंटम फिजिक्स क्लासेस में वहाँ देख सकते हैं पिछला वीडियो, जिसमें मैंने डिस्कस किया था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो लग रहा है तो उसका एक्सलेशन जीरो होगा। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, और कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्मली मूव करता हुआ रहेगा। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मोमेंटम क्या होता है और न्यूटन का सेकेंड लॉ कैसे मोमेंटम पर डिपेंड करता है। मोमेंटम उस फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं जब किसी बॉडी के मास को उसके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है, और जो फिजिकल क्वांटिटी हमें मिलता है उसको हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। जैसे मोमेंटम का डेफिनेशन हो गया, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। यानी कोई एक बॉडी है जिसका मास m है, और अगर वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वेलोसिटी और मास का जो प्रोडक्ट होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा उसी को हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। तो मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, और मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, एंड मास को m से और वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। तो मोमेंटम यानी p इक्वल टू mv हो गया। और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको लिख सकते हैं p वेक्टर इक्वल टू mv वेक्टर। और मोमेंटम का ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड। मास के लिए हम लोग केजी का यूज़ करते हैं एंड वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। और इसका अगर हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहे तो ये हो जाएगा mL/-1। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने सीखा कि मोमेंटम क्या होता है, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है और उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि मोमेंटम पर किसी बॉडी के मास या वेलोसिटी का क्या इफेक्ट होता है। अब हम लोग मोमेंटम के कंपोनेंट्स को बात करेंगे, यानी मोमेंटम जिन चीज़ों से बना होता है। जैसे मोमेंटम को हम लोग मास इंटू वेलोसिटी लिखते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मास का मोमेंटम पर इफेक्ट होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी का किस तरह से मोमेंटम पर इफेक्ट होता है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ मास ऑन मोमेंटम। तो जैसे इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कोई एक ट्रक है जो रोड पर खड़ा है, एंड एक बाइसाइकिल है जो रोड पर खड़ी है। और अगर हम दोनों को मूव कराना चाहे तो उसके लिए हमें ट्रक और साइकिल पर फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी इन दोनों को पुश करना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रक को मूव कराने के लिए इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने पड़ेंगे, और साइकिल को मूव कराने के लिए या मोशन में लाने के लिए ट्रक के मुकाबले इसमें कम फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हम इसी ट्रक को अगर मान लेते हैं कि ये 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और ये साइकिल 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, यानी दोनों का स्पीड सेम है। तो अगर ये दोनों का स्पीड सेम है और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और अगर हम लोग ट्रक और साइकिल को रोकना चाहें तो उसके लिए भी हमें ट्रक पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने पड़ेंगे साइकिल के मुकाबले। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होता है कि अगर किसी बॉडी का मास बहुत ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, यानी उसको रोकने या फिर उसको मूव कराने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये ट्रक हो गया तो इसका मास बहुत ज़्यादा हो गया, मान लेते हैं कि इसका मास हो गया 1000 kg, एंड साइकिल का हो गया जैसे 10 kg। तो इसका मोमेंटम हो जाएगा P = mv। तो यहाँ से 1000 × 5 ये हो जाएगा 5000। ऐसा यूनिट जैसे पहले हमने डिस्कस किया वो हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। और अगर हम लोग साइकिल का मोमेंटम निकालना चाहे तो इसका हो जाएगा 10 × 5, तो ये हो जाएगा 50 kg
मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जब मास बहुत ज़्यादा है तो मोमेंटम भी बहुत अधिक हो रहा है। यानी अगर किसी बॉडी का मास बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है या उसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। जबकि जिस बॉडी का मास कम है उसको रोकने के लिए या फिर उसको मूव कराने के लिए बहुत कम फोर्स की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से हमें एक और बात का पता चलता है कि अगर किसी बॉडी के पास बहुत ज़्यादा मोमेंटम है तो उसके मोमेंटम को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता पड़ रही है। यानी अगर मान लेते हैं कि ट्रक 5 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो उसके पास मोमेंटम बहुत ज़्यादा था 5000 kg मीटर पर सेकंड। और अगर हम लोग इस ट्रक को रोकना चाहते हैं तो इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यानी इसके मोमेंटम में चेंजिंग लाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। जबकि इसके मोमेंटम में चेंजिंग लाने के लिए इसके मुकाबले बहुत कम फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। यानी यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि मोमेंटम में जितना ज़्यादा चेंजिंग आएगा फोर्स भी उतना बड़ा होगा। और इसको हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। तो इस तरह से हमने यहाँ से सीखा कि अगर किसी बॉडी का मास बहुत ज़्यादा है तो उसके मोशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। यानी उस बॉडी को मूव कराने के लिए या उसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब हम लोग बात करेंगे कि किसी बॉडी के वेलोसिटी का उसके मोमेंटम पर क्या इफेक्ट होता है। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू से समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये गन हो गया। अगर हम लोग गन से किसी बॉडी पर फायर करते हैं तो उसका जो बुलेट है उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होगा, और ये किसी बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, यानी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर सेम बुलेट जिसका मास इस बुलेट के मास के बराबर है तो अगर इसको नॉर्मल स्पीड से फेंका जाए यानी कि अगर इसका स्पीड बहुत कम है या बहुत कम स्पीड से किसी पर फेंके तो ये उतना इफेक्ट नहीं करेगा, यानी ये किसी को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो यहाँ से हमको क्लियर होता है कि अगर किसी बॉडी के पास बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है तो उसके पास मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर हम इन दोनों का मोमेंटम कैलकुलेट करें तो फर्स्ट टाइम जैसे ये मान लेते हैं कि P1 हो गया तो m v1, और अगर ये v2 हो गया तो P2 हो गया m v2। और मास दोनों का सेम है यानी बराबर है, लेकिन v जो है वो v2 से बड़ा है, यानी हम लोग मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है। तो इस केस में भी हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी के पास बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है तो उसका मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा होगा। और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि P1 का मोमेंटम P2 से बहुत ज़्यादा है, यानी ये भी किसी बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट ला सकता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी के पास वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा होगा तो उसका मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा होगा, और अगर मोमेंटम ज़्यादा होगा तो वो किसी बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, यानी उसको भी रोकने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अगर किसी बॉडी के पास बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है तो वो उसके मोशन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो यहाँ से हमने डिस्कस कर लिया कि अगर किसी बॉडी के पास या तो मास ज़्यादा है या फिर वेलोसिटी ज़्यादा है या फिर दोनों बहुत अधिक है तो उसका मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा होगा, और मोमेंटम जो मोशन का ही एक फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। यहाँ से भी हम लोग कह सकते हैं कि अगर इसके मोमेंटम में चेंजिंग लाना होगा, यानी इसके मोमेंटम को चेंज करना पड़ेगा, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ से भी हम लोग कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी इसमें जितना अधिक चेंजिंग होगा फोर्स भी उतना बड़ा होगा, और इसमें जितना कम होगा और चेंजिंग जितना कम होगा फोर्स भी उतना कम होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने सीखा कि किसी बॉडी के पास अगर मास बहुत ज़्यादा है और वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा है तो उसके पास मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा होगा, और मोमेंटम में जो चेंजिंग होगा यानी चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी मोमेंटम में जितना अधिक चेंजिंग होगा फोर्स भी उतना बड़ा होगा। और इसके विपरीत भी हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी पर बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है
तो उसके मोमेंटम में भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग आएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि किसी बॉडी का जो मोमेंटम में चेंजिंग आ रहा है, अगर उस चेंजिंग को लाने में या होने में टाइम कम या ज़्यादा लग रहा है तो उस पर फोर्स का क्या इफेक्ट हो रहा है, यानी अगर हम टाइम पीरियड को कम करें या बढ़ाएं तो उसका फोर्स पर क्या इफेक्ट हो सकता है। तो इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई एक लड़का है जो अपना साइकिल को 5 किलोमीटर पर आवर से मूव करा रहा है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये 5 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। अब यहाँ पर और यहाँ पर मान लेते हैं कि उसका 2 दोस्त है, एक बड़ा है एक छोटा है। और मान लेते हैं कि अगर ये दोनों दोस्त इसके साइकिल को रोकना चाहता है, तो मान लेते हैं कि जो बड़ा बच्चा है वो पहले इस साइकिल को रोकने की कोशिश करता है। तो जब ये साइकिल यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा तो ये उसको रोकने के लिए इस पर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। और मान लेते हैं कि ये साइकिल रुक जाती है और उसको रुकने में कुछ टाइम लगता है, मान लेते हैं वो टाइम बहुत कम है, तो उसको मान लेते हैं कि डेल्टा t1 समय लगा उस साइकिल को रोकने में। अब मान लेते हैं कि ये छोटा बच्चा इस साइकिल को रोकने की कोशिश करता है और वो बोलता है कि नहीं, अब मैं साइकिल को रोकूंगा। तो अगर ये बच्चा इस साइकिल को रोकने की कोशिश करेगा और जब ये साइकिल यहाँ तक पहुँच जाएगा तो ये भी इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। और मान लेते हैं कि इसने भी इस साइकिल को रोक लिया। तो एक्सपीरियंस करता है कि इस बच्चे को रोकने में जितना समय लगा, इस बच्चे को उस साइकिल को रोकने में इससे ज़्यादा समय लगेगा, यानी मान लेते हैं कि वो डेल्टा t2 समय लगाया इसको रोकने में। तो हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि इसके द्वारा लगाया गया फोर्स इसके फोर्स से कम होगा, क्योंकि ये बच्चा इसका मास कम है और इसका मास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो बड़ा बच्चा ने फोर्स लगाया वो छोटा बच्चे के फोर्स के मुकाबले ज़्यादा था और उसने साइकिल को रोकने में कम समय लगाया, जबकि छोटे बच्चे ने इस साइकिल को रोकने के लिए बड़े बच्चे से ज़्यादा समय लगाया और इस छोटे बच्चे ने इस बड़े बच्चे से कम फोर्स लगाया। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जब समय कम लगा तो उस केस में फोर्स बहुत बड़ा था, बिगर था, और जब समय ज़्यादा लगा तो उस केस में फोर्स कम था। तो यहाँ से हम लोग को एक चीज़ क्लियर होता है कि जब मोमेंटम को चेंज करने में कम समय लगता है तो उस केस में फोर्स ज़्यादा अप्लाई करने पड़ रहे हैं, और जब मोमेंटम को चेंज होने में ज़्यादा समय लग रहा है तो फोर्स कम लगाने पड़ रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, यानी मोमेंटम को चेंज होने में अगर ज़्यादा समय लगता है तो फोर्स कम लग रहे हैं, और अगर मोमेंटम को चेंज होने में अगर कम समय लग रहा है तो फोर्स ज़्यादा लग रहा है। तो इन्हीं सारी बेसिस पर न्यूटन ने एक लॉ बनाया और उसका नाम दिया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी dp/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और फिर उन्होंने इसको आगे डिराइव किया F=ma। तो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ का फॉर्मूला हो गया F=ma। तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी मोमेंटम के बदलने का जो रेट है या दर है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ का डेफिनेशन हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the external force applied on the body, and this change takes place always in the direction of the force applied। यानी हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जब कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पर तो उसके मोमेंटम में जो चेंजिंग आ रहा है या मोमेंटम के बदलने का जो दर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स है, यानी एक्सटर्नल फोर्स जो उस पर वर्क कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसके मोमेंटम में जो चेंजिंग आ रहा है वो एवरेज डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में
किसी बॉडी के मोमेंटम में चेंजिंग आ रहा है। जैसे यहाँ पे अगर कोई बॉडी हो गया और इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है तो इस बॉडी के मोमेंटम में जो चेंजिंग आएगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से न्यूटन्स का सेकेंड लॉ डिफाइन हो गया। अब हम लोग न्यूटन्स के सेकेंड लॉ का जो फॉर्मूला होता है F=ma उसको डिराइव करेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, या तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ dp बाय, या फिर हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा p बाई डेल्टा t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स या सिंपल फोर्स। और अगर किसी बॉडी है, मान लेते हैं कि एक बॉल हो गया, इसका मास m है और इसका वेलोसिटी v हो गया, तो मोमेंटम हो जाएगा p=mv। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा p, यानी p के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं m/v बाय डेल्टा t प्रोपोर्शनल टू f। और मास कांस्टेंट है इसलिए हम लोग मास को बाहर निकाल सकते हैं और इसको लिख सकते हैं डेल्टा v बाय डेल्टा t प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा v बाय डेल्टा t। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना चाहे तो F=Km डेल्टा v बाय डेल्टा t हो जाएगा। तो K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया। और अगर हम लोग बहुत कम समय की बात करें, यानी जब डेल्टा t टेंड्स टू 0 होगा, तो उस केस में हम लोग लिख सकते हैं F=Km लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा डेल्टा v बाय डेल्टा t। और इसको हम लोग लिख सकते हैं dv बाय dt, यानी F= हो गया Km dv बाय dt। और हम लोग जानते हैं कि dv बाय dt एक्सीलरेशन होता है, इसीलिए F=Km यहाँ से ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि F=Kma होता है। और अगर K का वैल्यू हम लोग 1 मान लें तो ये हो जाएगा F=ma। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया। और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है तो उसके एक्सीलरेशन में चेंजिंग आता है, यानी क्योंकि यहाँ पे मास कांस्टेंट है तो फोर्स अगर वेरी करेंगे तो एक्सीलरेशन भी वेरी करेगा। इस तरह से न्यूटन्स का सेकेंड लॉ इंडिकेट करता है कि जब किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है तब उस बॉडी के पोजीशन या मोमेंटम में चेंजिंग आ रहा है। जबकि हमने न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में डिस्कस किया था कि जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो रहा है तो उस केस में उस बॉडी का एक्सीलरेशन भी 0 होगा। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जो है वो सेकेंड लॉ से डिराइव किया जा सकता है। जैसे अगर एक्सटर्नल फोर्स F=0 हो गया तो उस केस में एक्सीलरेशन भी 0 हो गया, यानी न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से हमको न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ भी मिलता है। और फोर्स का अगर हम लोग SI यूनिट की बात करें तो फोर्स का SI यूनिट हो जाएगा, m के लिए हम लोग लिख सकते हैं kg और एक्सीलरेशन के लिए हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का SI यूनिट हो गया 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं और इसको m से डिनोट करते हैं। तो फोर्स का SI यूनिट हो गया न्यूटन। और अगर हम इसका डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना चाहें तो वो हम लोग को वो हो जाएगा F=mL⁻²। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि न्यूटन्स का सेकेंड लॉ उस स्टेट को शो कर रहा है जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और उस बॉडी के पोजीशन या मोशन में चेंजिंग हो रहा है। और न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ उस स्टेट को बता रहा था कि जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स 0 लग रहा है तो उस केस में उसका एक्सीलरेशन भी 0 हो रहा था। तो इस तरह से F=ma बराबर एक फॉर्मूला हमें मिलता है जो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को इंडिकेट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।